गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। सो एक रिवीजन वीडियो है चैप्टर 4 यूनिट 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। सो डिसेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। डिसेबिलिटी होता क्या है? परमानेंट इंजरी होता है, इलनेस होता है, फिजिकल मेंटल कंडीशन होती है जो रिस्ट्रिक्ट करता है एक नॉर्मल जैसे जीते हैं उसको। तो एक परमानेंट इंजरी होती है, इलनेस होती है, फिजिकल होती है और मेंटल एक कंडीशन होती है, रिस्ट्रिक्ट करती है नॉर्मल जीने को। ठीक है। और लिमिटेशन इन इंडिविजुअल फंक्शनिंग को लिमिट करना, इंक्लूडिंग फिजिकल इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव। लिमिटेशन इंडिविजुअल फंक्शनिंग करना, फिजिकल इम्पेयरमेंट हो गया, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट हो गया, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो गया, सेंसरी सेंसेस का इम्पेयरमेंट, मेंटल इलनेस और डिफरेंट क्रॉनिक डिजीजेस। ठीक है। सो डिसेबिलिटी इंजरी होती है एक परमानेंट, लिमिट करती है इंडिविजुअल के फंक्शनिंग को। फिजिकल इम्पेयरमेंट हो गया, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट हो गया, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो गया और मेंटल इलनेस हो गया। तो ये सारा चीज़ें हैं डिसेबिलिटी का। डिसऑर्डर, डिसऑर्डर एक साइकोलॉजिकल और एक मेडिकल कंडीशन होती है बस। ठीक है। डिस्टर्बेंस और इरेगुलरिटी इन बॉडीली और मेंटल प्रोसेसेस, जो हमारे मेंटल प्रोसेसेस या बॉडीली होते हैं उसमें डिस्टर्बेंस लाना। ठीक है। तो वो ऑर्डर में जो चल रहा होता है हमारा मेंटल प्रोसेस, उसको डिस्टर्ब कर देता है, उसको डिसऑर्डर में कर देता है। एनजाइटी आ जाना, फोबियाज आ जाना। ठीक है। किसी चीज़ को देख के डर जाना, किसी का ऐसा फियर आ जाना, ये सारा हमारा एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होता है। ठीक है। उसको चेंज, उसको डिस्टर्ब करना, ये सारी चीज़ें इस डिसऑर्डर। अब डिसेबिलिटी का हम पढ़ते हैं कि कोई पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब ये पहले भी था। ठीक है। डिसेबिलिटी लोगों के लिए। अब डिसेबिलिटी ये था कि जो वॉर वेटरन्स पीपल थे, अब वो फिज़िकली स्पेशल नीड्स पीपल हो जाते थे, क्योंकि वॉर करते टाइम उनको चोट लग जाती थी, या तो माइन ब्लास्ट में या गन शॉट से, या वॉर के टाइम जो इंजरी हो जाती थी जिसके थ्रू वो डिसेबल हो जाते थे। तो उनको असिस्ट करने के लिए भी प्रोग्राम्स चलते थे, गेम्स चलते थे उनको सपोर्ट करने के लिए। सो डॉक्टर लुडविग गटमैन, उन्होंने उनकी हेल्प के लिए एक फर्स्ट उनके लिए कंपटीशन हुआ लंदन में ही, लंदन ओलंपिक्स में। सो उसका था व्हील चेयर कॉम्पिटिशन, जो एक फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हुआ था। ठीक है। और इन्होंने एक हॉस्पिटल भी खोला था, स्टॉक मंडेविले हॉस्पिटल, जिसमें ये वॉर वेटरन्स पीपल्स को हेल्प मिलती थी। सो इसी के नाम से एक गेम भी स्टार्ट हुआ था कि स्टॉक मंडेविले गेम्स, जो बाद में चल के बना पैरालंपिक गेम्स। ठीक है। सो पैरालंपिक की शुरुआत ऐसे हुई थी कि डॉक्टर लुडविग गटमन ने एक हॉस्पिटल खोला था, स्टॉक मंडविले हॉस्पिटल, लंदन में ही। ठीक है। और उसी उसी में जो मिलिट्री पीपल होते थे, रिटायर्ड या ऑफिशियल्स होते थे, उनको सपोर्ट करने के लिए जो वो हो जाते थे। तो 1948 में लंदन ओलंपिक्स में एक फर्स्ट गेम हुआ था, और ये हॉस्पिटल 1944 के अराउंड बना था, 44-40 के अराउंड बना था। और इसी के थ्रू स्टॉक मंडविले गेम्स हुआ और लेटर इसका नाम बना पैरालंपिक गेम्स, जो रोम में हुआ था 1960 में। अब अब ये तो हो गया फिजिकल लोगों के लिए। स्पोर्ट्स फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए, अब उनके लिए क्या, इंटेलेक्चुअल डिसेबल पीपल के लिए, उनके लिए बना था स्पेशल ओलंपिक्स, जहाँ उसकी शुरुआत हुई थी थ्रू एक लेडी के थ्रू। उनका नाम था यूनिस कैनेडी श्रीवर, जिन्होंने एक डे कैंप अपने बैकयार्ड में शुरू करा था। ठीक है। और जो 1968 था, वर्ल्ड में फर्स्ट इंटरनेशनल स्पेशल ओलंपिक गेम्स हुआ था शिकागो में। ठीक है। अब बहुत सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन भी बनी, हेयरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है। तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट के लिए ये था कि डेफ डेफ की एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेफ पीपल। वो रिस्पॉन्सिबल थी डेफ ओलंपिक्स के लिए। सो डेफ से डेफ ओलंपिक्स के लिए होता था। और डेफ ओलंपिक्स का था कि 1924 में पहला गेम हुआ था इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स। डेफ पीपल सुन नहीं सकते, तो इसी के नाम से इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स हुआ था पेरिस में 1924 में। ठीक है। ये जस्ट एक ओवरव्यू था कि डिसेबल पीपल और अब बस एक आइडिया देने के लिए था कि स्पेशल नीड्स पीपल और नॉर्मल लोगों में बस एक व्यूज़ के लिए था ये फोटोज। ठीक है। वो फोटो को बाद ये डिस्कशन था कुछ।
ठीक है, अब बात करते हैं पैरालंपिक्स की। अब प्रॉपर वे में, थोड़ा मिक्सअप हो गया, अब प्रॉपर वे में बात करते हैं पैरालंपिक्स के बारे में। सो पैरालंपिक एक मेगा स्पोर्ट्स इवेंट कंडक्ट कराता है, ठीक है, एथलीट्स के लिए, कैसे, डिसेबिलिटीज़ के लिए, जो फिजिकली डिसेबल होते हैं, फिजिकली स्पेशल नीड्स पीपल। सो पैरालंपिक्स डेवलप्ड आफ्टर लुडविग गटमैन, ठीक है, एक कंपटीशन कर इन्होंने, स्पोर्ट्स कंपटीशन फॉर ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर टू वेटरन्स, और ब्रिटिश के जो वर्ल्ड वॉर टू वेटरन्स होते थे, वर्ल्ड वॉर में जो फाइट किए थे और फिर रिटायर्ड हो गए थे, या वो सर्विसेज में नहीं थे, जिनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज हुई थी, तो उसके लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइज कराया था ये पैरालंपिक्स। और पैरालंपिक का मोटो क्या है, स्पिरिट इन मोशन। और ये जो आप देख रहे हैं थ्री मून्स टाइप, जो हाफ मून होता है ना, छोटा मून कहूँगा, मतलब फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग में, रेड ब्लू ग्रीन, ये पैरालंपिक का लोगो है और इसका मोटो है स्पिरिट इन मोशन। पैरा ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है अलॉन्ग और बिसाइड, और ओलंपिक मीन्स कंपटीशन। सो इसका पूरा मतलब बनता है कि पैरालंपिक्स आर द पैरेलल गेम्स टू द ओलंपिक्स एंड इलस्ट्रेट हाउ द टू मूवमेंट एग्जिस्ट साइड बाय साइड। जो ओलंपिक होता है उसके बाद ही पैरालंपिक्स होता है, और वहीं जहाँ जिस कंट्री या सिटी होस्ट करी है वहीं पर ही होता है, ठीक है। और इसको दो में स्प्लिट करते हैं, विंटर पैरालंपिक गेम्स और समर पैरालंपिक गेम्स। ये 4 साल के बाद ही होता है, सेम ओलंपिक गेम्स जैसे। और फिर इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, आईपीसी, जो फॉर्म हुई थी 1989 में, और ये जर्मनी में है, ठीक है। सो आईपीसी, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, एक ऑर्गेनाइज कराता है दोनों विंटर समर, ठीक है। और इसका भी विजन यही है कि पैरा एथलीट्स अचीव कर सके, स्पोर्ट्स में अपना एक्सेलेंस कर सके, इंस्पायर कर सके और एक्साइट कर सके वर्ल्ड को, ठीक है। और स्पोर्ट्स क्लब फॉर डेफर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन बर्लिन, बर्लिन में होते थे, ठीक है। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते रहते थे, 100 साल पुराने भी। और वर्ल्ड वॉर टू के बाद बहुत वाइडली एक्सेप्टेड किया गया, और इसका पर्पस यही था कि असिस्ट करना नंबर ऑफ वॉर वेटरन्स एंड सिविलियंस, वॉर वेटरन्स और सिविलियंस मतलब लोग भी जो इंजर्ड हुए थे वॉर टाइम में, उनको हेल्प करना, कि सपोर्ट करना, कि अगर वो डिसेबल या स्पेशल नीड्स की कैटेगरी में आ गए हैं या हैव बन गए, तो उनके लिए भी ये ऑर्गेनाइज करना गेम्स, और उनके थ्रू भी एक पर्पस था कि सपोर्ट मिले उन्हें, ठीक है। जैसे फिर बताया था डॉक्टर लुडविग गटमैन, स्पाइनल इंजरीज के लिए एक सेंटर खोला था स्टॉकमेंटविले हॉस्पिटल, ग्रेट ब्रिटेन में 1944 में, ठीक है। और इसमें रिहेबिलिटेशन होता था। रिहेबिलिटेशन मीन्स कि आपको जो आपका नॉर्मल बैक टू लाइफ में आपको लेके आए, नॉर्मल जो आपका जो बॉडी का फंक्शनिंग है, जो आपका बॉडी का नॉर्मल लेवल है, चोट के कारण, इंजरी के कारण वो अब नहीं हो पा रहा, उसको बैक टू लेके आना, ठीक है। तो ये रिहेबिलिटेशन का होता था, टू डेवलप रिक्रिएशनल स्पोर्ट एंड कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट। रिक्रिएशनल फन एक्टिविटी हो गया, इन्जॉयमेंट के लिए हो गया, और एक फिर कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में बन गया ये। तो जब 1948 में लंदन ओलंपिक्स में ये गेम्स हुआ ओपनिंग सेरेमनी, तो डॉक्टर लुडविग गटमैन ने फर्स्ट व्हील चेयर एथलीट्स का एक गेम कराया, व्हील चेयर पे ही वो एक इन्होंने गेम हुआ एथलेटिक्स का, ठीक है, जिसका नाम था स्टोक मैंडविले गेम्स। और इसमें लोगों ने पार्ट किया, 16 इंजर्ड सर्विसमैन थे आर्मी से, और वुमेन ने भी पार्ट किया था आर्चरी में, और ये एक पैरालंपिक के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन बना था, ठीक है। और बहुत मोमेंट्स भी चले, ठीक है। और ठीक है, फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स इटली में हुआ था 1960 में। जो पुराना नाम था स्टॉकमैन वेले, वो लंदन में हुआ था, हॉस्पिटल के नाम से ही गेम्स बना था। फिर उसका नाम जो लेटर बना था फर्स्ट, वो पैरालंपिक गेम्स, वो कहाँ, इटली में हुआ था 1960 में, और 23 नेशंस के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उसमें। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी इसके अंडर में काम करती थी, ठीक है। अब सबको एक साथ भी लेके आना था, और इसके लिए एफर्ट भी बना था। जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिसेबल्ड, ये भी फॉर्म हुआ था, और जो कि वो मैंडविले गेम्स में पार्ट नहीं करता था, तो उन्होंने अपना ही अलग गेम अपना ही एक फोकस किया कि दूसरे लोगों के लिए करे। सेरेबल प्लास, ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे फिर ब्लाइंड स्पोर्ट फेडरेशन, ऐसे बहुत ऑर्गेनाइजेशन, तो सबको एक को एक अंडर में लेके आना था, ठीक है। बहुत ब्रांच, जैसे पेड़ है, पेड़ के बहुत सारे पत्ते होते हैं, तो उस पेड़ को एक ही में गिना जाता है ना, तो वैसे ही एक लेके आना था सबको। ये भी ऑर्गेनाइजेशन सी थी, ठीक है। अब इसका एंथम भी है, एंथम ऑफ द फ्यूचर, ठीक है।
ये था इसका, ये कंपोस्ट, ये सब हुआ था थियरी दार्निस ने। और ये जब भी पैरालंपिक होता है तो ये एंथम प्ले होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है। अब पैरालंपिक की कैटेगरीज भी है, ठीक है, क्योंकि अब बहुत एक चैलेंज था कि जिसको बहुत कम इंजरी है तो वो पूरा वन साइडेड रहता था कि यही जीतेगा, लेकिन सबका अलग अलग डिफरेंट इंजरीज रहता था और डिफरेंट स्पेशल नीड्स रहता था, तो सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट रहता था कि अलग कंपटीशन कराए, सबको अलग अलग कैटेगरी में बांटे। तो कम वाला ही ज़्यादा ही प्रेडिक्ट रहता था कि यही जीतेगा, तो इसको दूर करने के लिए कैटेगरीज बनाई गई। ठीक है, पैरालंपिक्स में होता था कैटेगरीज, ठीक है, एक डिफाइन करते थे इम्पेयरमेंट ग्रुप, ठीक है, जो और ग्रुपिंग होता था बाय डिग्री ऑफ एक्टिविटी लिमिटेशन, कि उनका एक्टिविटी कितना चल रहा है, कहाँ तक चल रहा है। अब कैटेगरी थी फिजिकल इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये तीन कैटेगरी आईपीसी ने बनाया था पैरालंपिक में आपको अगर पार्टिसिपेट करना है तो, ठीक है। और ये बहुत अप्लाई करते थे समर और विंटर पैरालंपिक्स में, ठीक है। तो फिजिकल इम्पेयरमेंट मीन्स लिमिटेशन इन इंडिविजुअल फिजिकल फंक्शनैलिटी, मोबिलिटी, स्टेमिना, ठीक है, सब बॉडी से रिलेटेड पूरा फिजिकल फंक्शन बॉडी का, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल इम्पेयरमेंट होते हैं। पोलियो का सिंड्रोम हो गया, आपका व्हील चेयर हो गया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया, ये सारा, ठीक है। तो पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट, कि मतलब जो आपका मूवमेंट्स हो रहा है वो रिड्यूस हो रखा है, ठीक है, ज़्यादा हो नहीं पा रहा है, थोड़ा ही हो पा रहा है, मूवमेंट हो रहा है तो पेन के साथ हो रहा है, प्रॉपरली मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हाफ मूवमेंट हो रहा है या आधे से कम मूवमेंट हो रहा है। फिर लॉस ऑफ लिम्ब और लिम्ब डेफिशिएंसी, या तो बोन है नहीं, या तो चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, या बोन ऐसे हो गए कि वो है ही नहीं बॉडी का पार्ट, वो हैंड में हो गया, लेग में हो गया, इस तरह से, तो वो लॉस या लिम्ब डेफिशिएंसी हो गया। लेग लेंथ डिफरेंस, एक एक बोन छोटी है और एक बोन लॉन्ग है लेग में, ठीक है, इंजरी के से भी हो सकता है, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट स्ट्रेचर, की मतलब हाइट रिड्यूस है ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ शॉर्ट एंड लेंस एंड आर्म्स, आर्म्स हाथ और पैर छोटे हैं लेकिन वो पर्सन बिल्कुल एकदम बिल्कुल मैन की तरह ग्रो हो रहा है, तो एक शॉर्ट स्ट्रेचर हो गया। हाइपरटोनिया हो गया कि मसल टेंशन में अब नॉर्मेलिटीज़ आ गई, इंक्रीज हो गया, ठीक है, कि मसल स्ट्रेच नहीं कर पा रही है बिल्कुल एकदम, जैसे आप ये देख रहे हो कि ये टोपे ही खड़े हैं तो ये टोपे ही चल रहे हैं, ये पूरा स्ट्रेच नहीं कर पा रहे हैं, फ्लेक्स नहीं कर पा रहे हैं, बस इस तरह से ये खड़े हुए हैं, और इस तरह से इनका चलना होता है, इनका वॉकिंग होता है। अटैक्सिया हो गया कि मतलब लैक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन, मसल का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है वॉकिंग करते हुए, चलते हुए, हाथ के साथ अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो ये सब हो गया कि मसल का कोऑर्डिनेशन नहीं चल रहा, बैलेंस में मेंटेन करने में डिफ़िकल्टी रहती है, वॉकिंग में, बोलने में, हकला के बोलना, टेढ़े मेढ़े होके चलना, इस तरह से, या आई का मूवमेंट्स टेढ़ा मेढ़ा ऐसा हो जाना। एथोटोसिस हो गया कि मतलब अनबैलेंस इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हो गए, कि इसमें अनबैलेंस्ड मूवमेंट और इनवॉलेंट्री रहते हैं, मतलब कंट्रोल ही नहीं कर पाते, कोई एक पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाते अपना, तो ये बिल्कुल दोनों में थोड़ा बहुत फ़र्क है, इसमें मसल का कोऑर्डिनेशन नहीं होता और इसमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं कि कंट्रोल नहीं हो पाते मूवमेंट्स। अब विजुअल इम्पेयरमेंट्स मीन्स आइज प्रॉब्लम, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल पास कम, बिल्कुल जिनको दिखाई ही नहीं देता, चश्मे वाले लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, जिनकी आइज़ है लेकिन उनको दिखाई नहीं देता, ठीक है, या तो आइज़ में ऐसा कुछ है आपका, ठीक है, तो ये लोग दौड़ते कैसे हैं, पार्टनर के साथ दौड़ते हैं, क्योंकि दिखाई नहीं देता तो कहीं पे भी भाग सकते हैं, डायरेक्शन का पता नहीं होता, तो इसलिए पार्टनर के साथ भागते हैं, ठीक है। जज बाय ब्लाइंड और टोटल ब्लाइंड, लीगली ब्लाइंड मतलब कि इनको थोड़ा हाफ दिख रहा है, पार्शल ब्लाइंड है, या फिर टोटली ब्लाइंड है, या तो आई का स्ट्रक्चर में, या जो रिसेप्टर्स होते हैं, या आई में जो उनमें कुछ प्रॉब्लम होता है। अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल ये मेंटल कंडीशन होती है जहाँ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जैसे लर्निंग हो गया, लॉजिकल हो गया, रीजनिंग हो गया, मेमोरी हो गया, कंसंट्रेशन, वो छुप जाता है, मतलब हिंडर्ड हो जाता है, छुप जाता है, या उसमें रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है, ठीक है। तो ये बड़ा डिफ़िकल्टी हो जाता है कि चीज़ें लर्न करने में, सोचने में, समझने में, याद करने में डिफ़िकल्टी होती है। अब आते हैं स्पेशल ओलंपिक्स, कुछ फोटोज़ है स्पेशल ओलंपिक्स से रिलेटेड। तो ये स्पेशल ओलंपिक का लोगो है, तो ये चिल्ड्रन है और ये एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए एक सर्कल बना रखे हैं। सो इसका कॉन्सेप्ट जैसे था कि यूनिस कैनेडी श्रीवर, जिन्होंने 1962 में एक कैंप ऑर्गेनाइज करा था
श्रीवर कैम्प श्रीवर फॉर चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, अपने घर में ही कैंप किया था ये, ठीक है, शुरुआत करा था, देख रहे हो। और इसमें मेंटल रिटार्डेशन का होता था कि उनको प्रमोट करे कि उनके लिए भी कुछ एक फिजिकल एक्टिविटी हो, अदर अपॉर्चुनिटीज़ हो, ठीक है। और इस लोगों का जो था स्कल्पचर था बेस्ड ऑन स्कल्पचर पे था ये, तो इसका मतलब था जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। और इसको बनाया था ज़ुरब तसरतेली ने, ठीक है। जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड बाय, और ये जो स्कल्प लोगो था ये बनाया था ज़ुरब तसरतेली। आई होप मैं करेक्ट ही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो अगर गलत हो तो कोई मेंशन कर देना। सो लोगो रिफ्लेक्ट करता है जॉय, हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस अमंग चिल्ड्रन और एडल्ट्स भी, ठीक है, जिनको लर्निंग में हेल्प हो, स्पेशल नीड्स में, जैसे लर्निंग कोऑर्डिनेशन स्किल्स को पार्टिसिपेशन प्रिपेयर करने में, ताकि वो भी एक मोर प्रोडक्टिव लाइफ जी सके, ठीक है। अब कैम्प श्रीवर जो यूनिस कैनेडी ने शुरू किया था, सो बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ और रिक्रिएशन जो चीज़ें एक्टिविटी डिपार्टमेंट कराते थे, जो कम्युनिटी सेंटर्स कराते थे, वो भी ये सारी चीज़ों को एक एनुअल इवेंट होता था कि मतलब हर साल में एक इनके लिए भी कुछ कराए थे, तो यूनिस कैम्प श्रीवर जो यूनिस कैनेडी ने बनाया था वो परमिशन देता था इनको। सो लोगो एक सिंबल बना था कॉन्फिडेंस और ग्रोथ का, जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी था, कि वो भी एक अपने आप को एक मोर प्रोडक्टिव लाइफ जी सके, ठीक है। और इसका आप देख सकते हैं यूनिस कैनेडी, इसका ओथ भी होता था, ठीक है। ओथ क्या है, और ये गेम्स जो हुआ था ये शिकागो में हुआ था 1968 में, और इसका ओथ क्या है, लेट मी विन बट इफ़ आई कैन नॉट विन लेट मी बी ब्रेव इन द अटेम्प्ट। मुझे जीतने दो, अगर मैं नहीं जीतता तो जो मैं अटेम्प्ट करूँगा वो पूरा हिम्मत के साथ करूँगा, ये इसका मीनिंग है, ठीक है। और बहुत इसके स्पेशल ओलंपिक प्रोग्राम थे, यंग एथलीट प्रोग्राम, 2 से 7 साल के एथलीट्स, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चिल्ड्रन के बच्चों की, जिसमें ये पार्टिसिपेट करते थे। प्रोग्राम्स होते थे कि इनको हेल्प हो, इनका डेवलप्ड हो, कि मोटर स्किल्स और आई हैंड कोऑर्डिनेशन जो एक्टिविटीज़ होती थी, हाथ से देख रहे हैं और हाथ से पकड़ना, कैचिंग हो गया, ठीक है, राइटिंग हो गया। और यूनिफाइड स्पोर्ट्स प्रोग्राम हुआ था कि इसमें दोनों ही इंटेलेक्चुअल और विदाउट इंटेलेक्चुअल डिसेबल चाइल्ड सबको एक साथ लेके आए, ताकि ये जो टाइप्स होता है कि वो जो भ्रम होता है, या जो जो एक नेगेटिव थिंकिंग होती है, उसको दूर करे, कि ये सब एक साथ ही है, यूनिटी को प्रमोट करे कि हम सब एक साथ हैं। हेल्दी एथलीट्स प्रोग्राम भी होता था, जिसमें स्क्रीनिंग होती थी, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते थे, चेकअप होते थे, फिटनेस प्रोग्राम्स होते थे, हर एक चीज़ होता था इसमें। अब आते हैं डेफलम्पिक्स। डेफलम्पिक्स मीन्स जिनको सुनाई नहीं देता, ये डेफलम्पिक्स का लोगो है, और ये रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, ये कॉन्टिनेंट्स हैं एक साथ, अलग अलग, हर एक का अपना अपना डेफलम्पिक का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये लोगो आपने देख लिया। अब हेयरिंग इम्पेयर्ड जिनको प्रॉब्लम होता था वो, सो इसका जो फर्स्ट गेम जो था, इसको कहते थे इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स, क्योंकि सुनाई नहीं देता था तो साइलेंट गेम्स कहते थे इसको। और ये 1924 में पेरिस में हुआ था, 148 एथलीट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और ये जो ऑर्गेनाइज हुआ था, इसको इंटरनेशनल कमेटी ऑफ साइलेंट स्पोर्ट्स ने कराया था, CISS, फ्रांस में 1924 में, ठीक है। और अभी अभी प्रेजेंट में इसकी जो बॉडी है वही इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेफ है, जो मेन बॉडी है जो ये डेफलम्पिक्स का कंपटीशन कराते हैं। ये भी 4 साल में होता है, बट ये दो इसमें 1943 और 47 में नहीं हुआ था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर हुआ था जिसमें गेम्स कैंसिल हो गए थे। 43 और 47 में वर्ल्ड वॉर हुआ था, 2 हुआ था, ठीक है। अब इसका जो है सिंबल, ये बताता है एक साइन लैंग्वेज को, डेफ और इंटरनेशनल कल्चर्स, क्योंकि ये एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, अलग अलग कॉन्टिनेंट को एक साथ लेके आता है, यूनिटी बताता है और कंटिन्यूटी, क्योंकि सर्कल एकदम, सर्कल का कोई एंड ही नहीं है, ठीक है। हैंड शेप, ग्रीट, ओवरलैप ईच अदर, ठीक है, टुगेदरनेस, यूनाइटेड। और ये जो सर्कल है ये आई को दर्शाता है कि डेफ पीपल एज विजुअल पीपल दे मस्ट यूज देयर आइज टू कम्युनिकेट। देखो ये 4 कलर्स ऑफ नेशनल फ्लैग्स ऑफ द वर्ल्ड, एशिया पैसिफिक डेफ स्पोर्ट्स, यूरोपियन डेफ स्पोर्ट्स, पैन अमेरिकन डेफ स्पोर्ट्स, अफ्रीकन डेफ स्पोर्ट्स। अब क्लासिफिकेशन भी होता है, ठीक है। सो डेफलम्पिक्स में क्लासिफिकेशन होता है,
अब पहले बात करते हैं डिविजनिंग की। डिविजनिंग में कि डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स में प्रोवाइड इवन और फेयर कंपटीशन हो, किसी के साथ कोई बायसनेस या भेदभाव ना हो, फेयर कंपटीशन हो जो बिल्कुल एकदम करेक्ट वे में होना चाहिए, कि सबको बिल्कुल जिस तरह की डिसेबिलिटी हो उस तरह से उनको कंपटीशन मिले। वैसा नहीं कि वन साइडेड ही रहे कि वही जिसको कम है वही जीतेगा, ऐसा ना हो। तो इसके लिए डिविजनिंग होता था। सो अब लेकिन अगर पैरालंपिक स्पोर्ट्स की बात करें तो उसमें वो क्लासिफिकेशन होता है। डिविजनिंग कहाँ होता है? स्पेशल ओलंपिक्स में, ठीक है, और डेफलिम्पिक्स में। सो इसका जो प्रोसेस रहता है, पहले हम बात करते हैं अभी क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में होता है पहले फर्स्ट स्टेप होता है मेडिकल असेसमेंट, यानी कि चेकअप। उनका बॉडी का डॉक्टर चेक करता है मूवमेंट्स के साथ या कुछ उन्होंने वॉकिंग के साथ, जो जो उन्होंने वो हो गया। फंक्शनल असेसमेंट हो गया, ऑब्जर्व करना उनको। और बहुत नंबर ऑफ पीपल इसमें रहते हैं, अलग अलग क्लासीफायर्स रहते हैं, ताकि पूरा एकदम अच्छे से हो, कोई चीज़ छूट ना जाए और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले इसमें, ठीक है। अब हम आते हैं डिविजनिंग पे, ठीक है। स्पेशल ओलंपिक यूज कॉम्पिटिटिव लेवल मैचिंग और ग्रुपिंग। कॉम्पिटिटिव लेवल मैचिंग जिसे कहते हैं डिविजनिंग, ठीक है। और ये फंडामेंटल रूल होता है, ठीक है, एथलेटिक्स में, कि इसमें क्या रहेगा, सेम जेंडर, मेल फीमेल, मेल वाले मेल के साथ, फीमेल वाले फीमेल के साथ, सेम एज के साथ, ठीक है। और इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, सेम कम्पिटिटिव एबिलिटी के साथ, सेम कम्पिटिटिव एबिलिटी के साथ। सो एथलीट्स पहले क्लासिक कैटेगराइज कराए जाएंगे एज ग्रुप के साथ। अब इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल या टीम स्पोर्ट टीम, फिर वो क्लासिफिकेशन होगा जेंडर के साथ, मेल फीमेल के साथ, और लास्टली उनका एबिलिटी के साथ, कि उनकी एबिलिटी खूबी क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं मैक्सिमम एफर्ट रूल, और ये होता है स्पेशल ओलंपिक्स में। डिविजनिंग इन स्पोर्ट्स बाय स्पेशल ओलंपिक्स, ठीक है। तो इसमें आता है मैक्सिमम एफर्ट रूल। मैक्सिमम एफर्ट रूल में ये रहता है कि जो आपका जो मैक्सिमम आप जो एफर्ट लगा रहे हो पूरा फुल पावर के साथ, फुल जितना आपका पोटेंशियल है पूरा उसमें मैक्सिमम एफर्ट दे रहे हो, ठीक है। और ये इसलिए होता है कि फेयरनेस बनी रहे, इंटेंशन यही रहता है कि फेयरनेस बनी रहे, ठीक है। मैक्सिमम एफर्ट रूल वेर एक्सपेक्टेड टू गिव मैक्सिमम एफर्ट। जब डिविजनिंग उनका होता है जहाँ पर एक्सपर्ट कोचेस सब रहते हैं, ताकि वो अपना बेस्ट दे और जो मैक्सिमम दे। अब इसमें जो लोग मैक्सिमम एफर्ट रूल को फॉलो नहीं करते, ऑनेस्टली, पहले तो वो प्रीलिमिनरी ट्रायल्स और फाइनल राउंड्स में वॉयलेट करते हैं ट्रू स्पिरिट ऑफ कंपटीशन को, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को वो वॉयलेट करते हैं, और मे इवन भी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कंपटीशन से डिस्क्वालीफाइड भी हो सकते हैं। अब इंक्लूजन बात आता है कि फिजिकल एजुकेशन में हम इंक्लूजन कैसे कर सकते हैं, कि मतलब सबको एक साथ कैसे लेके आना है, इंक्लूड करना, कोई अलग नहीं है, सब एक साथ है, यूनाइटेड टुगेदर के साथ। अगर वो स्पेशल नीड्स है तो भी वो हमारे ही पार्ट है, वो भी हमारी क्लास का ही पार्ट है, वो भी हमारे गेम का टीम का पार्ट है, वो अलग नहीं है, ठीक है। सो अब इसमें आता है फैमिली का रोल, स्कूल का रोल, ऑर्गेनाइजेशन का रोल। फैमिली की बच्चों को जितना प्यार हो सके, जितना केयर हो सके, जितना सपोर्ट कर सकती है उनको मूवमेंट कराने में, ठीक है। बच्चा अगर स्पेशल नीड के साथ पैदा हो गया तो कोई बात नहीं, उसको एक्स्ट्रा केयर कर दिया, उसका जो मूवमेंट जो ज़रूरी लगता है वो करा दिया, ठीक है। अगर उसके हाथ नहीं है तो कोई बात नहीं, पैर से भी लिखते हैं लोग, ठीक है। ये भी एक उनका एक स्पेशल क्या कह सकते हैं, खूबी खूबी हो जाती है, ठीक है। और ये है कि अब फैमिली अगर उनको सपोर्ट करे तो वो भी लाइफ में काफ़ी अच्छा अचीवमेंट ला सकते हैं, ठीक है। तो फैमिली का एक सपोर्ट और केयर हर बच्चे के लिए होता है, चाहे वो स्पेशल नीड्स का हो या विदाउट स्पेशल नीड हो, लेकिन क्योंकि जितना माँ बाप सपोर्ट करते हैं ना, फिर वो बच्चे को ना एक अंदर से ही अपने एक एनकरेजमेंट देता है, अंदर से एक सपोर्ट देता है कि आई एम ऑल्सो कैपेबल ऑफ डूइंग बिग थिंग्स, ठीक है। अब रोल ऑफ स्कूल का, कि स्कूल में भी इंक्लूजन ला के, कि एक्टिविटी क्लासेस कर दिया, स्पोर्ट्स अगर गेम्स खिला रहे हैं तो उसको अलग नहीं कर, उसके साथ में एजुकेशन सेटअप में उसके लिए भी, जैसे अगर व्हील चेयर है तो वो लिफ्ट का यूज़ करके कर सकता है ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक स्लोप डेवलप करके, तो उनके लिए हो गया। और टीचर्स उन स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके, ठीक है, स्टूडेंट्स हो गए, कोच हो गया, स्पोर्ट्स टीचर हो गए, तो ऐसे बच्चों को मोटिवेट करके उनको भी उनके एजुकेशन में हो गया, गेम्स के पीरियड में हो गया, उनको बढ़ावा दे सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन भी लाइक बहुत अलग अलग उनके लिए प्रोग्राम्स डेवलप करके, अगर वर्किंग सेक्टर में है तो वहाँ पर एक अच्छा प्रोवाइड गुड इन्वायरमेंट के साथ, जैसे हेल्दी इन्वायरमेंट के साथ, कि उनका कोई मजाक ना उड़ाए। कि कभी कभी ऐसा होता है कि
हम दूसरों का मजाक उड़ा देते हैं, बेमतलब में कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे, लेकिन कुछ वो बातें हमारे लिए मजाक होता है लेकिन वो दूसरों के लिए बड़ा हर्ट कर जाता है। सो जब भी आपको अगर कोई ऐसे लोग मिले या आप इनके साथ इंटरेक्शन कर रहे हो, तो किसी को ऐसे चिढ़ाओ नहीं, ना किसी के साथ ऐसे मजाक बनाओ। एक वो भी नॉर्मल इंसान है, बस उनको थोड़ा स्पेशल केयर और स्पेशल नीड चाहिए, और वो भी बहुत कैपेबल पर्सन है, ठीक है, लाइफ में वो भी अच्छा है। हाँ, अब इंक्लूजन की क्या नीड चाहिए, ताकि स्पेशल नीड चाइल्ड अपना आत्मविश्वास, आत्मसम्मान बढ़ा सके, अपना सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ा सके, उसके भी फ्रेंड बन सके, उसके भी अच्छा एक कम्युनिकेशन होता है कि उसको अलग ना रखे, वो भी पार्ट ऑफ द टीम, पार्ट ऑफ द ग्रुप, पार्ट ऑफ द एजुकेशन, पार्ट ऑफ द वर्किंग सेक्टर, एवरीवेयर ही इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द टीम। सेंसिटिविटी बढ़ा सके अपनी, ठीक है, कि थोड़ा लेट हो जाता है मूवमेंट्स करने में या फील करने में, लेकिन कोई नहीं, उसके थ्रू भी उनका मूवमेंट्स और चीज़ें अच्छा इम्प्रूव हो जाता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ अदर्स, कि जब हम उनको मोटिवेट करते हैं तो वो भी एकदम अच्छा अंडरस्टैंडिंग आ जाता है, और हम भी उनको समझ पाते हैं और वो भी अच्छा लाइफ में करने लगते हैं। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, यस यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द टीम, अच्छा एक एकेडमिक परफॉर्मेंस हो सके और इनका परफॉर्मेंस बढ़ सके लाइफ में, ठीक है, जैसे सेल्फ रिलायंट कहते हैं ना वो,